न्यूज और मेडिकली स्पीकिंग में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल, जैसे कि सरकार का एक डिसीजन आया है और वो ये आया है कि समय अंतराल जो है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो वैक्सीन पहले 28 दिनों में लगती थी, फिर कुछ दिनों बाद जो है 4 से 8 हफ्ते कर दिया गया और अब जो है 8 से 12 हफ्ते कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के जहन में बहुत तरह के सवाल हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले 28 दिनों के अंदर लगाई थी, उसके बाद 6 हफ्ते हुए, फिर 8 हफ्ते हुए। तो ऐसे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो वैक्सीनेशन क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए थे एम्स में, उसमें आप पूरी तरह से उसको लीड कर रहे थे, तो ऐसे में लोगों की जो ये उलझन है इसको कैसे सुलझाएंगे? बिल्कुल, कंफ्यूजन होना लाजमी भी है। देखिए, पूरी दुनिया में इस समय 13 वैक्सीन जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा अप्रूव किए गए हैं, लग रहे हैं। हिंदुस्तान में 3 वैक्सीन को रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव किया है और 2 इस समय यूज में है। एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। कोवैक्सीन कंप्लीटली इंडिजिनस है, यहीं पे डेवलप हुई। ICMR एंड भारत बायोटेक ने उसको डेवलप किया। सारे क्लिनिकल ट्रायल्स यहीं पे हुए और अच्छे खासे पॉपुलेशन साइज पे हुए। करीब 26,000 के आसपास पॉपुलेशन साइज में 25,800 पॉपुलेशन साइज था। फेज 3 ट्रायल हुआ, फेज 1 फेज 2 हुआ, प्री क्लिनिकल ट्रायल सारे यहीं पे हुए। जो भी एविडेंसेस जनरेट हुए वो इंडिया में जनरेट हुए और उस बेसिस पे ये था कि 4 वीक गैप इज सफिशिएंट और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दूसरी हमारी वैक्सीन कोविशील्ड है, वो एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको बनाया। क्लिनिकल ट्रायल जो है ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूके में हुआ। ब्राजील और साउथ अफ्रीका के डेटा को उन्होंने पब्लिश किया, जिसकी बेसिस पे ये था कि 4 वीक का गैप है। 4 वीक के गैप के बाद जो क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने फर्स्ट किया था उसमें 4 वीक का गैप रखा गया था, बट उसमें इफिकेसी थोड़ी कम थी, 62.1। जब वैक्सीन को लॉन्च किया गया तो इफिकेसी 62.1 थी विथ 2 स्टैंडर्ड डोज एट 4 वीक गैप। धीरे धीरे लॉन्च के बाद फिर उन्होंने पाया कि जब अगर गैप ज्यादा है, इससे सारे लोग 4 हफ्ते पे नहीं आते हैं, कुछ लोग 8 हफ्ते पे आते हैं, कुछ लोग 6 हफ्ते बाद आते हैं, 8 हफ्ते बाद 10 हफ्ते। तो उन्होंने पाया कि अगर गैप ज्यादा हो रहा है इवन अप टू 12 वीक, तो उनकी इफिकेसी और इम्प्रूव कर जा रही है। जो पहले 62.1 थी उससे ज्यादा हो जा रही है। इसको करके उन्होंने एस्ट्राजेनेका ने और ऑक्सफोर्ड ने रिकमेंड किया था कि गैप को बढ़ाया जाए। तो पहले 6 to 8 वीक किया गया था और शायद ये देखते हुए, बट ये गैप जो है कुछ ज्यादा हो गया है अभी जो गैप हम दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम दोनों डोज न ले लें तब तक हम प्रोटेक्टेड नहीं हैं। दोनों डोज लेने के बाद भी कुछ गैप होना चाहिए 2 वीक। और जिस तरीके से इन्फेक्शन का खतरा इस समय बढ़ा हुआ है, अगर ये प्रोटेक्ट कर रहा है सीवियरिटी से, इन्फेक्शन पे तो जो भी एविडेंसेस अब आए हैं, पहले हमें था कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है, बट इन्फेक्शन से तो उतना प्रोटेक्शन नहीं है, बट सीवियरिटी से अभी भी जो एविडेंसेस हैं प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वह प्रोटेक्शन जो है हम शायद खो देंगे, तब तक नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो है इस इतने गैप को तो मुझे नहीं लगता। बेनिफिशियरी अगर सर एक्सपोज हो जाता है वायरस के, या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल है और इन्फेक्शियस भी है, ऐसे में जो ये स्थिति बनी हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है कि जिनको सिंगल डोज भी लगी हुई है वो एक्सपोज में आ सकते हैं, क्योंकि अंतराल बहुत बढ़ गया है। जी हाँ, बिल्कुल वही मैं उसी को मैं कह रहा था कि अगर अंतराल इतना बढ़ जाएगा तो तब तक वो प्रोटेक्टेड नहीं है। और अभी जिस तरीके से हाई इन्फेक्शन रेट है और जिस तरीके से वायरस जो है, ये जो न्यू वेरिएंट है हमारा, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, वह इतना तेजी से फैल रहा है कि उसको अगर लोगों को होता है तो सीवियरिटी भी हो रही है। और उसको रोकने में अगर वैक्सीन सक्षम है तो हमें जो है उसको जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। और इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए गैप की जगह पे। गैप ठीक है, 6 to 8 वीक तक ठीक था, मैक्सिमम अप टू 12 वीक किया जा सकता जो भी एविडेंसेस हैं, बट बियॉन्ड 12 वीक यह जो है जस्टिफाई करना मुश्किल होगा कि क्यों बढ़ाया गया है। और आपने सही कहा कि कुछ लोग ने 4 वीक पे भी ले लिया, लेस देन 4 वीक पे, तो उनके मन में ये शंका रहेगी, उनके मन में शंका ये हो सकती है। बट देखिए एफिकेसी जो है इंप्रूव थोड़ी की है, बट ऐसा नहीं है कि 4 वीक लेने पे एफिकेसी बिल्कुल नहीं है। जो भी उनका क्लिनिकल ट्रायल, जो मेन डेटा जनरेट हुआ थ्रू क्लिनिकल ट्रायल, वह 4 वीक पे ही था। उसके बाद तो वह एक्चुअल रोल आउट के बाद उन्होंने डेटा जनरेट किया हुआ है, बट क्लिनिकल ट्रायल डेटा 4 वीक पे था। तो वो लोग ना घबराएं, क्योंकि उन्होंने 4 वीक पे लिया है तो ठीक है, इफिकेसी उतनी नहीं है। अगर उनकी 62, 63 थी या 70 हो गई
तो इतने का ही डिफरेंस है, अगर गैप बढ़ा दे रहे हैं, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए उनको घबराना नहीं चाहिए। और जो भी एविडेंसेस है, कम से कम सीवियरिटी से बचा रहा है ये वैक्सीन, तो हम ये मान के चलते हैं कि सीवियरिटी नहीं होगी इन्फेक्शन होने के बाद भी। लेकिन सर कुछ इस तरह के केसेस आ रहे हैं, जैसे कि अगर कोई बेनिफिशियरी जाता है और वैक्सीन लगवाता है, तो लोगों को जो काउंसिल करने की जरूरत है, यानी कि जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वहां पर उनको किसी तरह की गाइडलाइंस नहीं बताई जाती है कि अगर अब आपने वैक्सीन लगा ली है, अब आगे आपको क्या करना होगा। और लोग क्या करते हैं कि मास्क पहनना छोड़ देते हैं, या फिर मास्क भी पहनते हैं तो मार्केट में जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कई केसेस में मोर्टेलिटी भी देखी गई है। ऐसे में ऐसे लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे जो वैक्सीन लेते हैं, उसके बाद वो लोग क्या गाइडलाइंस फॉलो करें? देखिए, जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के अनुसार जो है, जब वैक्सीन देने के बाद जो ऑब्जर्वेशन रूम है उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा गाइडलाइंस बनाया कि सारा पोस्टर और ये डिस्प्ले होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन के एक जो भी मटेरियल है वहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, और हर वैक्सीनेशन साइट को वह सॉफ्ट कॉपी और हर ये प्रिंटेड कॉपी भी पहुंचाई गई थी। और कई जगहों पे है, बट कई जगहों पे जो है, जो बाद में खुलते गए, उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया। तो ये सबसे जरूरी है कि कोविड का वैक्सीन लेने के बाद उनको क्या फॉलो करना चाहिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। इसकी जो है अगर वहां पे सुविधा होनी ही चाहिए, क्योंकि आधा घंटा वो ऑब्जर्वेशन में बैठा है, वह खाली है, उस समय उसको जो है वह पढ़ने का भी समय मिलेगा और ग्रेप्स भी करेगा, क्योंकि वैक्सीन उसने लिया हुआ है। तो वैक्सीन के बाद, और रियली कुछ जहां तक डेथ की बात है, तो वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, तो अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर न फॉलो करें, या फॉलो करने के बाद भी हो जाता है, हर समय 24/7 ये संभव नहीं है कि ह्यूमन के लिए बिहेवियर फॉलो करें, तो इसीलिए इतने हो गए। बहुत से लोगों ने हमेशा फॉलो किया फिर भी हो गया है, बट प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी है इन्फेक्शन होने की, वह कम है। उसको फॉलो करते ही रहना पड़ेगा सभी लोगों को। और ये हेल्थ एजुकेशन का मटेरियल जो है वहां डिस्प्ले होना चाहिए। ये ऑलरेडी गाइडलाइंस में है, सरकार ने गाइडलाइंस बनाया, सरकार ने हेल्थ एजुकेशन के मटेरियल बनाए, सारे सेंटर्स को कहा है कि वहां डिस्प्ले करें और लोगों को समझाएं, और वह करना पड़ेगा। अगर सेंटर नहीं कर रहा है तो सेंटर को करना चाहिए। और लोग जो है वो खुद ही जो है, आजकल मीडिया देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, आप लोगों के न्यूज चैनल पे हैं, तो उनको जो है कि इसके बाद भी, वैक्सीन लेने के बाद भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। बिल्कुल सर साथ में ही अगर कोई वैक्सीन लेता है बेनिफिशियरी, उसके बाद उनको किस तरह से, जैसे कि विदेशों में कई जगहों पर इस तरह की भी गाइडलाइन है कि कुछ समय के लिए उनको रेस्ट करना होता है, घर से नहीं निकलना होता है, एक्सपोजर से बिल्कुल अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल एक बार 0 पर जाती है पहले 15 दिन और धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। तो ऐसे में क्या करना होगा? नहीं, देखिए, इसका कोई बहुत ये नहीं है कि 0 पे इम्यूनिटी चल जाती है। इम्यूनिटी 0 पे कभी भी नहीं जाती है यूजुअली। हाँ, कोई भी वायरल इन्फेक्शन ये सब होता है, उसके बाद इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है। सेम थोड़ा सा इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यून सिस्टम को आपको स्टिमुलेट कर रहा होता है वैक्सीन एंटीबॉडीज को जनरेट करने के लिए। हमारे यहाँ ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, और विदेशों में भी कोई ऐसा नहीं है कि 15 दिन आप कुछ ना काम करें। आप न, ये है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, हमेशा ही फॉलो करें। उसके बाद भी, इट्स नॉट ओनली फॉर 15 डेज, जब तक कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं चेंज होती तब तक तो आपको वही करना है, सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। 15 दिन या 5 दिन की बात नहीं है, हमेशा ही जो है, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जो है, एक तो 100% इफेक्टिव नहीं है कि वह आपकी ये, और दूसरा वैक्सीन जो है आपका इन्फेक्शन को उतना प्रिवेंट नहीं कर रहा है जितना सीवियरिटी को प्रिवेंट कर रहा है। तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा, हमेशा ही बना रहेगा वैक्सीन लेने के बाद भी। ये नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद खतरा हो जाता है, और वह खतरा आप कम कर सकते हैं सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से। बिल्कुल सर। अब ऐसे में कई जगहों पर यह भी देखा गया है जिनको डबल डोज भी लगी है, डबल डोज लगने के बावजूद एक्सपोजर उनका लगातार बरकरार रहता है। तो ऐसे में ये जो लोग हैं जो डबल डोज वैक्सीन लेते हैं और एक आम इंसान है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है, ऐसे में वो शख्स जो है दूसरे इंसान को किस तरह से ट्रांसमिट कर सकता है वायरस? देखिए, डबल डोज लगने से और वायरस का ट्रांसमिशन संबंध नहीं है, लेकिन अगर दोनों डोज लगने के बाद उसको इन्फेक्शन हो जाता है तो वह ट्रांसमिट कर सकता है।
जैसे शुरू में जो भी एविडेंसेस थे, एविडेंसेस रोज बदलते रहते हैं, नए नए एविडेंस जनरेट होते हैं और हमारा एक्शन उसके अनुसार होना चाहिए। जैसे शुरू में मैं आके बोलता था कि 100% जो है सीवियरिटी से प्रोटेक्ट करेंगे ये वैक्सीन जो है, बिल्कुल, लेकिन 100% अब आज की डेट में मैं 100% नहीं कह सकता। फिर भी मैं ये कहूंगा कि हाँ, अनवैक्सीनेटेड ग्रुप से अगर आप कंपेयर करें तो बेटर प्रोटेक्शन है सीवियरिटी का। बट सीवियर हो रहे हैं वैक्सीन लेने के दोनों डोज के महीने भर बाद भी लोगों को इन्फेक्शन भी हो रहा है, लोग सीवियर भी हो रही है और डेथ भी हो रही है। सो ये नहीं कहा जा सकता कि अब ये नहीं है, बट फिर भी बेटर प्रोटेक्शन है अनवैक्सीनेटेड के ग्रुप में से। जब तक ये बेटर प्रोटेक्शन है तब तक हमें वैक्सीन लेने को प्रमोट करते रहना चाहिए। यानी कि वैक्सीनेशन जरूरी है। हाँ, वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन अगर वैक्सीन लेने के बाद आपको इन्फेक्शन हो गया या न लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो गया और आप कहीं भी जाएंगे तो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, चाहे सिम्टम हो एसिम्टोमेटिक हो। वैक्सीन लेने के बाद भी सेम हो सकता है, सिम्टोमेटिक हो सकता है, एसिम्टोमेटिक हो सकता है। एसिम्टोमेटिक में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको लगता है कि आपने वैक्सीन ले लिया है, आपको तो अब इन्फेक्शन नहीं होगा, और बट आपको इन्फेक्शन हो चुका है और आप उसको कैरी कर रहे हैं, तो वह ट्रांसमिट करने का खतरा उस समय ज्यादा रहता है इसमें। यानी कि वो ज्यादा डेंजरस है। या डेफिनेटली वो ज्यादा लोगों को से मिलेंगे, ज्यादा फैलाएंगे। इसीलिए जो है इसकी इंपॉर्टेंस है कि हमें जो है अभी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह व्यवहार करना चाहिए। दैट मीन्स कि अननेसेसरली लोगों से ना मिलें जब तक इतना ज्यादा खतरा है। जी हाँ सर, ये भी लोगों के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार जब पेंडेमिक आया है तो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों में संक्रमण हुआ है। ऐसे में ऐसे कई लोग हैं जिनको संक्रमण हो चुका है, लेकिन उनके मन में ये सवाल है कि अगर वो नेगेटिव आ गए हैं तो अब वो वैक्सीन कब लगा सकते हैं, तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा सर? देखिए, अभी तक जो भी ग्लोबल एविडेंसेस हैं उस बेसिस पे कहा जा सकता है कि नेचुरल इन्फेक्शन जो है लंबे समय तक और अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है। आज की डेट में कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है अगर आप कंपेयर करें तो उसके बराबर प्रोटेक्शन दे रहा है, और सफिशिएंट एविडेंसेस हैं और अच्छे पब्लिश हो चुके हैं। ये समय आ गया है जब हम जो है संभावनाओं को छोड़ के एविडेंस पे बात करें और उस पर विश्वास करें, साइंटिफिक एविडेंस पे, और अच्छा खासा एविडेंस है। और ये हम पिछले 6 महीने से कहते थे कि एविडेंस है, अननेसेसरली उन लोगों को वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं है। इस एजम्पशन के साथ उनको वैक्सीनेट कर रहे थे कि हो सकता है वो बूस्टर का काम करे। अगर प्रोटेक्शन है तो बूस्टर की क्यों जरूरत है? अननेसेसरली हमें वैक्सीन नहीं देना चाहिए। इसका 2 नुकसान है, एक तो वेस्ट हो रहा है, जिनको कोविड हो चुका है उनको देके, दूसरा जिनको वैक्सीन चाहिए, क्योंकि इतना डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है। डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई उतनी नहीं है वैक्सीन की, बिल्कुल, चाहे हमारी कंट्री में और पूरी दुनिया में ये हाल है। अभी बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां वैक्सीन पहुंचा नहीं है। 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। हम जो है 30 करोड़ के आसपास डोज बचा सकते हैं। हिंदुस्तान में कम से कम 4 करोड़ डोज बचा सकते हैं अभी तक के इन्फेक्शन। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा नंबर। वह जो है दूसरों को दे, जब तक ये ना आ जाए, एविडेंस ये ना जनरेट हो जाए कि जो वैक्सीन जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है वो भी रिस्क पे हैं और वह ज्यादा रिस्क पे हैं वैक्सीन वालों से। आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो गाइडलाइंस बनाने के बहुत से रीजन होते हैं, उनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट ये कहीं से साइंस से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद आप उनको वैक्सीन दीजिए, क्योंकि जो बेटर प्रोटेक्ट अगर कोई है तो उसको वैक्सीन क्यों दे रहे हैं जिसका जो है प्रोटेक्टिव एफिकेसी जो है नेचुरल इन्फेक्शन से कम है। तो इसलिए उनको जरूरत नहीं है। जिसको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, साइंस ये कहता है जरूरत नहीं है, बाकी लेन न लेन गवर्नमेंट की गाइडलाइन से या WHO की, उन्होंने कह दिया 6 महीने। पिछले 6 महीने से हम लोग कहते थे कि इसको देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यानी कि आपके अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी पैदा हो जाती है और लगभग 6 महीने तक वो रहती है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि 6 महीने तक कोई भी वैक्सीन लगवाए। नहीं, लगभग 6 महीने तक कम से कम रहती है। उसके बाद भी इसका ये मतलब नहीं होगा 6 महीने बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद भी रहती है। अभी जो एविडेंसेस थे 7 से 8 महीने थे। अब ये एविडेंस जनरेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि उन लोगों को भी हमने वैक्सीन लगा दिया। ये कहना मुश्किल होगा कि वो नेचुरल इन्फेक्शन से थे या वैक्सीन से हो रहे हैं। और ये भी एक तरीके का जो है गलत डिसीजन है कि उनको देने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं कि उनको देने से उनको फायदा है। नुकसान हो भले ही कुछ हो सकता है, फायदा नहीं है। बिल्कुल सर अब जैसे कि कहा गया है कि भारत में भी बच्चों पर ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे।
अब ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आ जाएगी? क्योंकि एक थर्ड वेव जो है वो बहुत बड़ा एक खतरा है, और इस तरह की एक्सपर्ट्स ने भी बात कही है कि बच्चों के लिए थर्ड वेव बेहद खतरनाक है। क्या उम्मीद लगाई जाए कि कब तक हमारे पास बच्चों के लिए वैक्सीन होगी भारत में? देखिए, जहां तक थर्ड वेव है, फोर्थ वेव है, फिफ्थ वेव है, 10th वेव है, 25 वेव भी हो सकता है, 50 वेव भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती कि कितने वेव आएंगे। वो डिपेंड करता है कि वायरस कैसे बिहेव कर रहा है, उस पर जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है थर्ड वेव जो है बहुत ही माइल्ड हो, लोगों को पता ही नहीं चले, हो सकता है बहुत ही विकराल रूप में हो सकता है बच्चों को करे या बुजुर्गों को ज्यादा करे, तो कैसा बिहेव करेगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। उसके लिए हमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग करते रहना चाहिए और आइडेंटिफाई अर्ली करना चाहिए कि किस टाइप का वायरस है जो इन्फेक्ट कैसे कर सकता है, किस ग्रुप को ज्यादा कर सकता है। जहां तक आज की बात है, ये अच्छा है कि हमें कम से कम बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो बच्चों में सेफ है या इफेक्टिव है। ये हमने क्लिनिकल ट्रायल से अभी तक नहीं किया हुआ है, तो इसलिए एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। वह हमें जनरेट करनी चाहिए रिसर्च करके कि कल अगर जरूरत पड़े तो वैक्सीन हम ला दें। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जो भी ग्लोबल एविडेंस है, जो 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को हो चुका है, उसमें बच्चों में ये डिजीज माइल्ड है। एक अभी माइल्ड डिजीज के लिए, और ये वैक्सीन जो है सीवियरिटी को ही प्रोटेक्ट ये प्रिवेंट कर रहे हैं, माइल्ड इन्फेक्शन को उतना प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अगर सीवियरिटी नहीं है तो देना जो है बहुत ही अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इस समय कोई नया वायरस आ जाता है तो तब ये वैक्सीन जो है उस समय कारगर ही नहीं होगा। तो देखिए, वैक्सीन देने के बाद भी जो है हम जो है बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे इस टाइप का, और तुरंत दूसरा वैक्सीन देना बहुत संभव नहीं होगा जल्दी से जल्दी। तो हमें साइंटिफिक एविडेंसेस जनरेट करते रहना चाहिए और उसके अनुसार एक्ट करना चाहिए। दूसरा ये है हमारा कि बच्चे क्या इन्फेक्ट नहीं हुए और ये वैक्सीन बचाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी एविडेंसेज हैं, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, जो भी सीरो सर्वे है बेस्ट एविडेंस जनरेट करते हैं। ये नंबर ऑफ केसेस एविडेंस नहीं है, बट सीरो सर्वे एविडेंस जनरेट करता है।